अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू CSS फोरम। इकोनॉमिक आस्पेक्ट की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि CSS एसे राइटिंग के पेपर में इकॉनमी को हर साल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाता है और साथ ही साथ पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस का एक अहम हिस्सा भी है ये टॉपिक। तो आज हम इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके दरकार चैलेंजेस की बात करेंगे और साथ इसके जो अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं उनकी बात करेंगे और साथ ही साथ जो कोविड-19 के रेपरकशंस हैं इकॉनमी के ऊपर उसकी भी बात करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान जो है वो 23rd लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी और 42 लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, अब जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है आपका वो है 1388 पर कैपिटा इनकम। इट्स मीन कि हर बंदा एक साल में सिर्फ इतने पैसे कमा पाता है अगर एवरेज निकालें, जो कि दुनिया में रैंक्ड करता है 151। सो इट्स अ स्टार्क रियलिटी जहाँ पे हमें अपनी इकॉनमी की जो रियलिटी है उसका अंदाज़ा होता है। अगर हम जीडीपी बाय सेक्टर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा 18.74 प्रोड्यूस करता है, इंडस्ट्री हमारी 19.74 प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज हमारे 61.52% प्रोड्यूस करता है। अगर हम इन स्टैट्स को देखें तो हमें सर्विसेज सेक्टर की बढ़ती हुई अहमियत का अंदाज़ा भी होगा और साथ ही साथ एग्रीकल्चर की सेक्टर की जो निगलेशन है उसका अंदाज़ा भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये कुछ वक्त पहले तक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी कहलाता था, लेकिन क्योंकि हमने एग्रीकल्चर साइड पर ज़्यादा अहमियत नहीं दी तो आप देख रहे हैं कि वो जीडीपी के अंदर उसकी जो प्रोपोर्शन है वो गिरता चला जा रहा है। देन जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में वो 11.2 है इस वक्त। अगर हम इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, यानी कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते। और अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 11.6% जो आपका टैक्स है वो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, यानी आपकी जो बहुत बड़ी इकॉनमी जो है वो टैक्स या तो देती नहीं है या फिर अनडॉक्यूमेंटेड है। उसकी वजह से होता क्या है इकॉनमी के ऊपर कि आपके जो रेवेन्यू है वो तो जनरेट हुआ नहीं, ठीक है। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो आपको जो है वो डेबिट लेना पड़ेगा, आपको लोन लेने पड़ेंगे और फिर जब आप लोन लेंगे तो आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि 44% ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। देन जब आपका एक 44% एक बड़ा अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा तो आपके पास जो है वो डेवलपमेंट बजट बचेगा ही नहीं। आप एजुकेशन के ऊपर क्या लगाओगे, आप हेल्थ सेक्टर के ऊपर क्या लगाओगे, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या लगाओगे। यही वजह है कि फिर गुर्बत बढ़ती चली जाती है, इन्फ्लेशन रेट डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा एक और स्टार्क रियलिटी है वो ये कि पाकिस्तान में ये जो टैक्स इकट्ठा होता है इसका 68% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है? टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्सेशन होती है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन जो आपकी इनकम टैक्स पे होती है और जो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर होती है, आपकी जो है वो वेल्थ टैक्स होता है। इनडायरेक्ट जो आपकी सेल्स टैक्स होते हैं, जैसे आप जो है वो सेल्स टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, इसके अलावा एक्साइज एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है ये पूरी पॉपुलेशन के ऊपर इक्वली डिवाइड होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो गरीब तबका है ये सारा उससे रिकवर हो रहा है जो 68% हो रहा है। डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर तो काम हो ही नहीं रहा है ना, जिसकी वजह से गरीब जो है वो मज़ीद गरीब तर होता चला जा रहा है। तो ये हो गई लो टैक्स टू जीडीपी रेशो की रिपरकशन। देन सेकंड जो बहुत बड़ा आपका स्टम्बलिंग ब्लॉक है पाकिस्तानी की इकॉनमी के लिए वो है टेररिज्म। टेररिज्म की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान इम्ब्रोग्लियो जो है वो एक प्रोमिनेंट डिटर्मिनेंट है, क्योंकि वहाँ से जो आपके तालिबान हैं वो हमारे जो सिक्योरिटी को है वो कंटिन्यूसली थ्रेट्स है, जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है, अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है। आपके सिक्योरिटी के जो अमाउंट होती है वो बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से जो है वो आप फिर अपनी इकॉनमी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और साथ ही साथ आपकी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो वॉर अगेंस्ट टेरर में भी चला जाता है। अगर ये 2019 और 20 का जो एक्सपेंडिचर है बजट का उसको देखें तो यहाँ आपको दो बड़े स्लैब नज़र आएंगे, एक ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है और दूसरा ये है आपके डिफेंस अफेयर्स के। तो आप देख लें कि ये दो बड़े अमाउंट जो हैं ये तो आपके इन दोनों तरफ चले जाते हैं, तो आपके पास बाकी जगहों पर क्या बचेगा, ठीक है।
उसके बाद हम जो है वो बात करते हैं वाटर क्राइसिस की। वाटर क्राइसिस जो है इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की एक इकॉनमी का बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो आपकी एग्रीकल्चर से आता है, और एग्रीकल्चर जो है वो पानी से आपकी जो है वो उसकी स्ट्रेंथन होती है। अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जीडीपी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो पानी का जो हमारे पास फुकदान है, अगर हम उसके ऊपर एक स्टैट्स देखें तो जब इंडिपेंडेंस हुई तो जो अवेलेबिलिटी थी पर कैपिटा एनुअल वो आपकी 5600 क्यूबिक मीटर थी, और आज जो है वो डिक्रीज़ होके 1000 क्यूबिक मीटर तक चली गई है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिससे अंदाज़ा होता है कि हम जो है वो पानी का जो हमारी मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है, और जिसकी वजह से जो है वो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बूस्ट नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डे बाय डे कम होता चला जा रहा है। देन एक और बड़ा चैलेंज है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का। 2.4% जो है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। आपके पास रिसोर्सेज जो है वो आप जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी आबादी बढ़ती चली जा रही है, चाहे पानी हो चाहे खुराक हो। अभी ये लोकस्ट भी आ गया है, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हैं, उसकी वजह से जो है वो आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो श्रिंक होते चले जा रहे हैं, आबादी आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो क्या होगा, आपकी इकॉनमी के ऊपर बर्डन आएगा, फिर आपकी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी पैदा होगी, और जब जो ये आबादी जो है ये अपने अखराजात पूरे नहीं कर पाएगी तो फिर ये करप्शन की तरफ जाएगी। तो करप्शन जो है वो एक और बड़ा चैलेंज है इकॉनमी के लिए। अगर हम CPI के इंडेक्स रिपोर्ट को देखें तो पाकिस्तान रैंक करता है 120 पे आउट ऑफ 180। तो ये एक और स्टार्क रियलिटी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो इकॉनमी को बहुत बुरे तरीके से नुकसान दे रही है। इसके बाद वीक इंस्टीट्यूशंस हैं आपकी, या एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस भी मैं कहूँगा इसको। आपके इंस्टीट्यूशन अगर वीक होंगे तो आप पॉलिसीज़ जो है नहीं ला सकते, आप रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। यही वजह है कि आपका जो है वो आप इतने अच्छे रिफॉर्म्स नहीं ला सकते कि आप जो है वो टैक्स कल्चर प्रमोट करें। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप पॉलिसी लाने की बात करते हैं तो कभी ताजर बिरादरी जो है वो आपके रास्ते में इम्पेडिमेंट बन जाती है, कभी जो है वो आपके जो है वो बाकी इदारे जो हैं वो आपके लिए इम्पेडिमेंट क्रिएट करते हैं। इट्स मीन कि आपके इदारे जो हैं वो कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से वो पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स नहीं बना पाते, और यही वजह है कि आपकी इकॉनमी जो है वो अच्छे इफ़ेक्टिव रिफॉर्म्स नहीं बना पाती है। देन एनर्जी क्राइसिस है। CPEC के बाद एनर्जी क्राइसिस जो है उसमें एक ठहराव तो आया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने अभी भी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर काम नहीं किया है। साथ ही साथ जो हमारी पॉलिसीज़ हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स की वो भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो बिजली है वो महंगी बन रही है, और जब बिजली महंगी बनेगी तो जो आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और फिर क्या होगा, आप जो है वो कंपटीशन नहीं कर पाओगे। जब आपकी लेबर महंगी होगी, आपकी प्रोडक्ट महंगी होगी, तो फिर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगी, और जब एक्सपोर्ट नहीं होगी तो फिर आपकी जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता चला जाएगा। तो इट्स मीन के आपकी एनर्जी क्राइसिस भी पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत बुरी तरह से असरअंदाज करें। देन हम बात करते हैं कि द वे फॉरवर्ड, यानी कि सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड ऑफ टाइम है, वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स। मैंने बात की थी सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते। तो आप उनको कैसे माइल करेंगे कि वो टैक्स दें? आप उनको ऐसे रिफॉर्म्स ला के दें, आप उनको फ़ायदे पहुँचाएँ। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे जो है वो एक रिसर्च के मुताबिक 13 से 14% लोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर यूज़ करते हैं, बाकी लोग तो बैंकिंग साइट पे आते ही नहीं हैं। तो आप उनको लेकर आएँ, बैंकिंग साइट पर लाएं, उनको जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन साइट पर लाएं, ताकि जो है वो उनका पैसा सामने आए, डॉक्यूमेंटेड हो, और फिर वो टैक्स देना शुरू करें। साथ ही साथ जो आपके SMEs हैं, जो आपका सर्विसेज सेक्टर है, वो मोस्टली SMEs पे जो है वो अंडरपिन करता है, जिसमें आपकी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आती हैं। तो आप इनको इनकरेज करें कि ये रजिस्ट्रेशन की साइट पर आएँ और अच्छी रिफॉर्म्स बनाएं, ताकि जो है वो ये लोग जो है वो टैक्स पूल में शामिल हो जाएं। फिर इकोनॉमिक रेजिलियंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है आपके जो ये एहसास प्रोग्राम हैं, साथ ही साथ आपके जो आपके पब्लिक इंटरप्राइजेज़ हैं, उनके जो लॉसेस हैं,
आप उनको रिकवर करने के लिए जो पैसा वहाँ पर दे रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ को, या फिर जो PIA में दे रहे हैं, वो पैसा आप लगा सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, साथ ही साथ लेबर मैनेजमेंट में लगा सकते हैं, साथ ही आप हेल्थ सेक्टर में लगा सकते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में लगा सकते हैं, आप उसमें इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। तो आप जो है अपना पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो लॉसेज हैं उनको कम करें, ताकि जो है इकोनॉमिक रेजिलियंस हो सके। देन लैंड रिफॉर्म की बात करूँगा। अच्छा जी, फिर मैं लैंड रिफॉर्म्स की बात करूँगा। लैंड रिफॉर्म्स की अहमियत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आप हिस्ट्री को देखें तो 1979 से पहले तक जो चाइना था उसकी जो इकॉनमी थी बहुत डाउन थी। डेंग शॉपिंग ने क्या किया, जो उस वक्त के मौजूदा वहाँ के प्रीमियर थे, उन्होंने जो है ऐसे रिफॉर्म्स लाए, लैंड रिफॉर्म्स की, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हुआ। तो हमें भी लैंड रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो है, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो पाकिस्तान स्टील मिल की बहुत बड़ा एरिया जो है वो आज भी ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। बजाय उसको ज़ाया करने के, वो एरिया इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेचा जा सकता है, या फिर जो है वो दिया जा सकता है लीज़ के ऊपर, ताकि इससे रेवेन्यू जनरेट हो सके। देन जो है फिर आप रिफॉर्म टू रिजॉल्व एनर्जी क्राइसिस की बात कर लें। आपने जो है वो IPPs के साथ एग्रीमेंट जो किए हैं वो इतने महंगे हैं कि वो बिजली हमें बहुत महंगी पड़ रही है। आज भी आप देखें कि बिल के अंदर जो है वो आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस जो हैं वो पड़ रहे होते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि रिफॉर्म्स बनाए जाएं, ताकि ये जो IPPs के साथ जो पॉलिसी है उसको रिवाइज़ किया जाए और बिजली को सस्ता किया जाए, ताकि जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसका फ़ायदा उठा सके। देन वैल्यू एडिशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जो है IR की एक थ्योरी कहती है कि दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं वो क्या करते हैं, गरीब ममालिक से उनकी रॉ प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें वैल्यू ऐड करके फिर वो दुनिया में बेचते हैं, ठीक है, और यही होता चला आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें चीज़ों में वैल्यू ऐड करनी है। किस तरह से, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा प्रपोर्शन है कॉटन, आपको पता होगा। बजाय हम कॉटन एक्सपोर्ट करने के, हमें चाहिए हम थ्रेड्स बनाएं, थ्रेड से क्लॉथिंग बनाए और फिर हम उसे एक्सपोर्ट करें। जब हम क्लॉथ एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा और GDP इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी आपकी तो फिर जो है वो डेफिसिट कम होता चला जाएगा। तो हमें चीज़ों में वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है। देन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इम्प्रूव सिक्योरिटी सिचुएशन। सिक्योरिटी किस तरह से असरअंदाज होती है। एक तो आपका जो है वो एक बड़ा अमाउंट जो है वो बजट का वो जा रहा होता है आपकी डिफेंस अफेयर्स के अंदर। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट ये है कि आपकी GDP जो है उसमें कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है। और ये इन्वेस्टमेंट कब आती है, जब आप मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। जब सिक्योरिटी होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो ये GDP आपकी इम्प्रूव होगी। इसका मतलब है आपको ऐसी हालात पैदा करने हैं जो बिज़नेस फ्रेंडली हों और ईज़ ऑफ बिज़नेस जो है वो बेहतर होता चला जाए। देन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूँगा मैं। हमारे रिसोर्स जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो एक अलग बहस है। मैं यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट की बात करूँगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा जो है 19% दे रहा है, तो हमें जो है वो वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और इसमें एक अच्छी सजेशन ये है कि हम वाटर की मीटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम जो है वो पानी को जो है वो मीटर करें, ताकि इसके इस्तेमाल के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जा सके। आज जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी है उसमें जो एकड़ जो पूरा रकबा होता है उसके हिसाब से टैक्स दे रहा होता है जो भी टैक्स पेयर होता है। बेसिकली वो वाटर मीटरिंग के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ताकि जितना वाटर इस्तेमाल हो उतना उसके ऊपर टैक्स दिया जाए। जब आप टैक्स देंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसकी मैनेजमेंट करेंगे, आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे और आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल होंगे। देन आपको मोबिलाइज़ करना है प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पाकिस्तान के अंदर जो है लेसेस फेरे जो पैराडाइम है उसको फॉलो किया जाता है, यानी कि फ्री मार्केट है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का पूरा हाथ है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो हाथ नहीं डालता है। तो आपको क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज़ करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर हाथ मिलाए गवर्नमेंट के साथ, जिसमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है ये बेहतरीन सजेशन हो सकती है अगर इसके ऊपर काम किया जाए। देन आपकी एम्प्लॉयमेंट है, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, और ये एम्प्लॉयमेंट भी तभी जो है वो जनरेट हो पाएगी जब आपका प्राइवेट सेक्टर मोबिलाइज होगा और साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी।
तो आपको जो है इसमें इनक्रेज करना है कि फ़ीमेल लेबर को भी पार्टिसिपेट में लेकर आना है, क्योंकि आपका 49% जो आबादी है वो आपकी जो है वो फीमेल जेंडर है, तो आपको उसको भी लेकर आना है अपने लेबर फोर्स के अंदर। देन आज की इस टॉपिक का असाइनमेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 जो है उसने इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से असरअंदाज किया है, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हो रहे हैं और वे फॉरवर्ड क्या है, ये आपका असाइनमेंट है। और साथ ही वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।